हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके ऊपर हम डील करने वाले हैं। अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने कॉमन पेपर पढ़ा। अब समय आया है ब्रांच पेपर पढ़ने का, और आगे भविष्य में इन्हीं सब पेपरों को हम लोग पढ़ेंगे तो हम जॉब ले सकेंगे। पढ़ेंगे नहीं, ढंग से पढ़ेंगे तो जॉब हम ले पाएंगे। तो हम लोग कौन से पेपर के ऊपर आज डील करने वाले हैं? तो हमारा पेपर है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, याद रहे, ये पढ़ने का तरीका अलग है, इसको हम अलग अलग से डील भी कर सकते हैं। सुनना, मटेरियल साइंस ये एक टॉपिक है और मटेरियल इंजीनियरिंग ये दूसरा टॉपिक है। बोलो क्लियर है? हाँ। अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो सबसे पहला मुद्दा उठाते हैं मटेरियल के बारे में। हमको किस मटेरियल के बारे में डील करना है? हमको पता है कि यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स है ना, वो सब के सब मटेरियल ही हैं। बेंच हो गया, कैमरा हो गया, मेडिसिन हो गई, रॉड हो गया, ये सब मटेरियल्स ही हैं। तो क्या हम एक सेमेस्टर में इस यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है क्या सबके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ उस मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। अच्छा, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल है, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो पानी भी यूजफुल है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो भोजन भी यूजफुल है। तो क्या इन सबके बारे में पढ़ेंगे? अरे ये सभी तो मटेरियल है, तो क्या इन सबके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी वैसा सॉलिड मटेरियल जो इंजीनियर्स यूज करके कुछ नया इन्वेंशन कर सके, कुछ नया चीज बना सके, उस मटेरियल के बारे में हम लोग डील करेंगे। अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं ना, तो सिंपली हम यही बात समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में जो मटेरियल है वह मटेरियल सिंप्लीफाई कर रहा है, सिर्फ बता रहा है, सॉलिड मटेरियल के बारे में डील करेंगे। आगे बन जाता है साइंस। तो साइंस में हमको पता है कि साइंस में आता है फिजिक्स, साइंस में आता है केमिस्ट्री, साइंस में आता है बायोलॉजी। तो क्या हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में डील करेंगे? नहीं, हम लोग यहां पर सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में डील करने वाले हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि व्हाट इज मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग? मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है क्या? अब मटेरियल साइंस को समझने से पहले दो बातें इंपॉर्टेंट। क्या क्या दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। बोलो क्लियर है? दो बातें जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या बातें हैं उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली बात कि स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरी बात प्रॉपर्टीज क्या होती है। अपने को तो ये बात तो पता चल गया कि मटेरियल में यहां पर अपन लोग लेने वाले हैं सॉलिड मटेरियल्स, लेकिन अब सवाल ये है मटेरियल साइंस पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, और साथ में हमको ये जानना भी जरूरी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब यह है कि जो भी सॉलिड तुम्हारे सामने है उस सॉलिड का इंटरनल में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। क्योंकि हमको पता है कि जो सॉलिड है वो बहुत सारे एटम से कंबाइन होकर बनी है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है एटम्स के बीच में। अच्छा,
जरूरी नहीं है कि वो एटम्स ही हो, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं एटम। तो एटम से बनी है सॉलिड, तो जो एटम्स का अंदर में अरेंजमेंट कैसा है, उसका अरेंजमेंट जैसा भी होगा उस सॉलिड का वह स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर अरेंजमेंट देख लो एटम्स का। तो ये कोई भी चीज हो, अभी फिलहाल हम लोग इसके पीछे नहीं जाते, हालांकि ये है NaCl, है ना, लेकिन हम ये यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर है जहां पर इंटरनली एटम किस तरह से अरेंज किए गए। अब प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर तो समझ में आया, अब प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड, और उसके ऊपर हम कुछ एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब वो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स भी हो सकता है, वह एक्सटर्नल एजेंट टेम्परेचर भी हो सकता है, मतलब कि हीट, वह एक्सटर्नल एजेंट धूप भी हो सकता है ना। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एजेंट की, तो अगर इस सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करने से इसका बिहेवियर कैसा हो जा रहा है, इसका जो भी बिहेवियर हो जाएगा, ये जैसा भी रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे मान लेते कि हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे तो आखिर कुछ तो ये असर होगा। हो सकता है फोर्स लगाने से टूट जाए, हो सकता है फोर्स लगाने से इसके ऊपर कुछ भी ना असर हो। तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना, एक्सटर्नल एजेंट अभी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स लगाने के चलते ये स्ट्रक्चर जैसा भी रिस्पॉन्ड करेगा, जैसा भी रिस्पॉन्स देगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज कहलाएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। अगर यही चीज अगर हम हीट देते, अगर हम सोचो इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम हीट दे देते, तो हीट देने पर ये कैसा रिस्पॉन्ड करता, हमको नहीं मालूम कि ये कैसा रिस्पॉन्ड करता, लेकिन जैसा भी वो रिस्पॉन्ड करता वह उसकी थर्मल प्रॉपर्टी कहलाती। तो हमने थोड़ा बहुत सीखा कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो अगर इन दोनों बातों को सीख चुके हैं तो मटेरियल साइंस समझने में हम लोग को ज्यादा कष्ट नहीं होगा। मटेरियल साइंस डील करता है, मटेरियल साइंस डील करता है कि स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के कारण उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है। इस चीज के बारे में जो भी साइंस डील करेगा उस साइंस को हम लोग मटेरियल साइंस कहेंगे। मतलब ये रिलेशन है किसके किसके बीच का, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच का। जैसा ना स्ट्रक्चर होगा मटेरियल का, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच का कैसा रिलेशन है, इस चीज को जो इन्वेस्टिगेट करेगा वह कहलाएगा मटेरियल साइंस। मान ले हमने पता चल गया कि कोई स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जब हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो सब कुछ प्रॉपर्टीज आ जाता है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एक एक करके डील करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी समझते हैं कि अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज मिल गई हमको। तो आखिर इसको कहीं ना कहीं तो हमको इस्तेमाल करना है, तो हम जहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहलाएगी मटेरियल इंजीनियरिंग। मतलब कि कहां पर इस्तेमाल करना है उस मटेरियल का, वह कहलाता है मटेरियल इंजीनियरिंग। तो अगर हम लोग जान चुके हैं थोड़ा बहुत भी कि मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग होता क्या है, तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमको पढ़ना क्यों है।
व्हाई वी स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो बाइक है अपना, उसका जो इंजन है वह एल्युमिनियम ऑयल से बना हुआ है, एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ है। तो सवाल ये है कि वो एल्युमिनियम एलॉय से ही क्यों बना हुआ है? कास्ट आयरन से बनना चाहिए था। तो अगर हम बाइक का जो इंजन है वो एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ है, तो आखिर क्यों कास्ट आयरन से क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम इंजन बाइक का बना रहे हैं वो हम चाहते हैं कि हल्का हो। तो एल्युमिनियम के एलॉय में वह प्रॉपर्टी है कि वो हल्का हो, लेकिन कास्ट आयरन में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो हल्का वो भारी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो जब तक हमको पता नहीं रहेगा कि किस मटेरियल के पास कौन सी प्रॉपर्टी है और इसको हम कहां पर यूज करना है, तब तक हम कैसे यूज कर पाएंगे? इंजन दोनों से बनते हैं, कास्ट आयरन से भी और एल्युमिनियम एलॉय से भी। लेकिन जहां पर लाइट व्हीकल होगा वहां पर हम लोग एल्युमिनियम एलॉय का यूज करेंगे इंजन बनाने के लिए। जहां पर हैवी व्हीकल्स होगा वहां पर हम लोग कास्ट आयरन से बनाएंगे। तो आखिर ये सब चीज हम लोग जानेंगे तभी तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं। तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा उससे? तो बोलता है कि 4 मेन कंपोनेंट हैं, द 4 कंपोनेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। 4 मुख्य डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस, 4 मुख्य कंपोनेंट्स क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमको एकदम समझने की कोशिश करना, मान लेते हैं कि हमको एक मटेरियल दिया हुआ है। तो अगर मटेरियल दिया हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। तो आखिर वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे आया होगा, उसका सवाल ये उठता है। तो बोलता है कि सुनना, पहला स्टेप बोलता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जैसे मान लो कोई हम मटेरियल उठाए, हमने उसका कास्टिंग करा और कास्टिंग करके हमने उसको सॉलिडिफाई किया, तो बना तो मटेरियल, लेकिन पहले के कंपैरिजन में इसका स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने फोर्जिंग करा। फोर्जिंग क्या होता है? जैसे गर्म करके मटेरियल को और हथौड़ा मारा। तो गर्म करने से पहले, हथौड़ा मारने से पहले उसका स्ट्रक्चर कुछ और था। हमने हथौड़ा गर्म करके, हथौड़ा मार के उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो हमने कुछ प्रोसेस किया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब प्रोसेस हमने क्या करा है? तो कास्टिंग भी कर सकते हैं, फोर्जिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर, अब जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होगी। और अगर हमको प्रॉपर्टी पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि इसको यूज कहां पर करना है। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने एग्जांपल भी लिया था कि एल्युमिनियम एलॉय हल्का होता है, तो हमको प्रॉपर्टीज पता चल गई है, तो अब परफॉर्मेंस के लिए लगा देंगे। अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी तब। एल्युमिनियम के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बाइक में इंजन बनने? बाइक का अगर इंजन बनाना है तो एल्युमिनियम के पास ये तो बेसिक बात क्या प्रॉपर्टीज? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एल्युमिनियम के पास, लेकिन हम एक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि वो हल्का होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी एल्युमिनियम ऑयल में है, एल्युमिनियम एलॉय में है, तो हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो परफॉर्मेंस हो गया। इसी सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आगे बात करते हैं, तो अपना सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहला जो यूनिट है
उसमें हम लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहने का मतलब यह हुआ कि दिया हुआ मटेरियल्स या सॉलिड का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। बोलो क्लियर है। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम और बहुत सारी बातें। अब चूंकि हमको पता है ये पहले से बात कि जो सॉलिड्स है ना, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं और उन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जो है वह प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। बोलो क्लियर है। तो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, है ना। इसको देखो, इसको ना जो पढ़ना है वही दिखा रहे हैं कि ये है अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक एग्जांपल लिया है यूनिट सेल का, है ना। इसको सिर्फ समझने के लिए समझे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है वह क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पर है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि यूनिट सेल तो अभी तक पढ़े नहीं। बिल्कुल, जब समय आएगा अगले क्लास में उसको भी डील करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। जैसे कि उसका व्यू दिया हुआ, देखो एक क्यूब बन रहा है, क्यूब बना रहा है और देखो क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम्स है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखना। अब चूंकि हमको दिखाई दे रहा है कि यहां वाला भी एक एटम यहां 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 यहां, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा का पूरा एटम इसके अंदर नहीं आएगा। इस कॉर्नर पर हमको लग रहा है कि एक एटम पूरा का पूरा है, लेकिन एक एटम पूरा का पूरा नहीं। अब वो कितना है ये आगे पढ़ेंगे कि एटम का कितना भाग यहां पड़ी है। अब वही बात यहां पर देख लो, अपने को फिर से समझ में आएगा कि ये क्यूबिक तो है, ये क्यूबिक तो है, लेकिन यहां पड़ी कॉर्नर पर भी हैं एटम्स और तुमको दिखाई दे रहा है कि बीच में भी, क्यूब के बीच में भी एक पूरा एटम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखें यहां पर अरेंजमेंट, अब सुनना एकदम ईमानदारी से देखना, पहले देखना, ये एक छोटा सा टुकड़ा, सुनना अच्छे से, एकदम ईमानदारी से देखना है तो एक चीज समझ में आएगा। ये एक छोटा सा टुकड़ा और ऐसे ऐसे टुकड़े को हम जोड़ते चले गए। देखना, ये छोटा सा टुकड़ा और इस छोटे से टुकड़े को फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा और ऐसे ऐसे जोड़ते 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 चले जाए तो एक सॉलिड का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो इस छोटे से टुकड़े को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। अब सोच कि यही छोटा सा टुकड़ा, अगर यही छोटा सा टुकड़ा कुछ ऐसा होता, कैसा है? तो क्यूब तो है, क्यूब के देखो कॉर्नर्स पर भी हैं एटम्स और क्यूब का जितना फेस है उस पर भी एटम्स है। देखो, देखो क्यूब तो है, क्यूब के सब फेस पर भी है एटम्स। अब क्यूब पर एटम्स का कितना भाग है, क्यूब्स में जो आपको सभी फेसेस दिखाई दे रहे हैं उस पर एटम का कितना भाग है उसके बारे में अपन लोग डील नहीं कर रहे हैं, करेंगे लेकिन अभी नहीं। लेकिन ठीक है, फेस पर तो है ना, सभी फेसेस पर है, तो इसका नाम हो जाएगा फेस सेंटर्ड। अब बहुत बच्चों को अभी से समझ में आ गया कि अगर मान लेते हैं क्यूब, तो क्यूब के लिए हमने 3 बातें पढ़ी। देखो, ये भी क्यूब, अगर क्यूब पर क्या देख रहे हैं कि खाली कॉर्नर पर है इसलिए सिंपल क्यूबिक हो गया। अगर हम देख रहे हैं कि कॉर्नर पर तो ये है, अब बॉडी के बीच में भी है और बॉडी के बीच में है इसलिए
इसका नाम कोची हो गया, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया, यूनिट सेल। अगर कॉर्नर पर तो है ही और फेस के बीच में भी हो तो उसको हम लोग बोल देंगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अभी कुछ देर पहले हमने ये बात सीखा कि हमने बॉन्ड्स देखा कि भाई दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा ठीक है भाई, तो अगर मान लेते हैं कि दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको हम लोग आयोनिक बाउंड बोलेंगे। जैसे यहां पर हम साफ देख पा रहे हैं ये NaCl के पास जाके मिल जा रहा है, उसी प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये लोग अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बना ले रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा है ना, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे या एटम्स बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पर। अच्छा, आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में फेज डायग्राम पढ़ना है, फेरस मेटल एंड इट्स अलॉय के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आयरन ओर्स के बारे में पढ़ने हैं कि आयरन ओर्स क्या क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो स्टील के कुछ स्टैंडर्ड ग्रेड के बारे में देखेंगे, हम लोग स्टील के एलॉयज के बारे में भी देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब चर्चा करेंगे फेरस नॉन फेरस मेटल के बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरे यूनिट में ही हम लोग को एंटी फ्रिक्शन और बेयरिंग एलॉय के बारे में जानना होगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको पता करना होगा नंबर 4 फेलियर एनालिसिस या टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। अरे कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है, क्या उसमें कहीं पे दरार आ गया है या नहीं आया है, ये सब चीज जो टेस्ट करना होगा उसी को बोल रहे हैं टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। अब ये मटेरियल का टेस्ट दो तरीके से करा जा सकता है, एक का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक का नाम होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का तो इसका मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसको तोड़ देंगे, मतलब उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं और जब हम बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो मटेरियल का हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, उस तरीके से टेस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को कोरोजन और सरफेस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है सरफेस इंजीनियरिंग प्रोसेस और हम लोग को पढ़ना है सरफेस एनालिसिस। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं, देखें यह है रस्ट हो गया है ना, कोरोजन हो गया इस पे। क्यों हुआ कोरोजन? क्योंकि ये बहुत दिनों से धूप में रखा हुआ था। अब कोई भी चीज रखे 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 कोरोजन हो जाता है इसके ऊपरी सतह पे और फिर ये खराब हो जाता है। तो आखिर इस मटेरियल में ही हुआ है, तो पूरा का पूरा कहानी मटेरियल साइंस में टिका हुआ है मटेरियल्स के ऊपर। तो ठीक है भाई, अब क्या करना होगा, तो अगर आप लोग को पढ़ाई करनी है तो आप लोग चाहें तो इन 3 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। हम आप लोगों को आर.के. राजपूत ही बोलेंगे लेने के लिए, है ना, वी राघवन भी ले सकते हैं। जो बच्चे ज्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं वो कैलिस्टर का भी बुक ले सकते हैं। मोटा है, अच्छा बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। अगर तुम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो कैलिस्टर ही ले। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। अच्छा, अगर जो बच्चे आज से ही गोल सेट कर रहे हैं कि भविष्य में अब हमको जॉब करना है, वो क्या करें कि पटना में गांधी मैदान से जाकर के एक सेकेंड हैंड बुक ले लें, पुराना बुक वहां पर मिलता है। आर.के. जैन का बुक ले लेंगे, वह ऑब्जेक्टिव बुक है,
उसमें जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आज से ब्रांच पेपर, उन सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वहां से मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्या बुक का नाम बोला हमने? आरके जैन। सेकेंड हैंड बुक में ना पैसा बचेगा। मुद्दा पढ़ाई है, मुद्दा ये नहीं है कि कैसा बुक लेना है, नया ले पुराना ले, है ना। तुमको जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझ लो, अरे काम से चलना चाहिए कि हाँ भाई क्यों ज्यादा पैसा बर्बाद करे उसमें, जब हमको सेकेंड हैंड बुक मिल ही जा रहा है। आरके जैन का बुक ले सकते हैं। तो ठीक है, अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात हम आपको बताएंगे, कुछ उसके ऊपर नोट्स देंगे, ताकि जब तुम यूनिट 1 स्टार्ट कर सके तो ढंग से स्टार्ट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।